why to buy a new property, or somewhere I can say why most of the property investors, property buyers, as well as property seekers look for the new property to buy it or somewhere to invest in it. So this side Dinesh Dayal, I am a real estate professional and the expert for the generating second income sources, or somewhere you can say passive income sources through investment in commercial property for the my valuable property investors and buyers. So believe me, this video is going to be very interesting if you watch this video till the end. So you are going to gain so many new learning about the why to invest in a new property, or why most of the property investors, buyers prefer to invest or buy for a new property. तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, बहुत ही रोमांचक भरी ये वीडियो होने वाली है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर बहुत अच्छी लगती है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और प्रेस का जो बटन है उसको ज़रूर, बेल का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो ये वीडियो खासकर प्रॉपर्टी में पैसा लगाने वालों के लिए है। ये वीडियो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, और ऐसे प्रॉपर्टी सीकर्स जो 10 दिन में, 15 दिन में या आने वाले रिसेंट समय में वो प्रॉपर्टी में अपने खून पसीने की कमाई को लगाना चाहते हैं, चाहे एज ए वो एंड यूजर हों, जी हाँ, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हों, या उसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हों शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। खासकर बच्चे इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैं दिनेश दयाल समय समय पे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रियल इस्टेट मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, और आप सभी लोगों का मुझे प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। तो इसी ऊर्जा के मद्देनज़र, इसी ऊर्जा को पाते हुए मैं आज की वीडियो बना रहा हूं, जिसमें क्लियर कट एजेंडा है वाई टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रॉपर्टी। जी हाँ, एक नई प्रॉपर्टी में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और अगर हम बात करें, मार्केट में सेकेंडरी मार्केट भी होती है, जिसके अंदर जो सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब जो 5, 10, 20 साल पुरानी पहले से बन चुकी हैं, आज खड़ी हुई हैं, फिज़िकली उनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एक उसका भी ऑप्शन है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जो खासकर रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रेरा का नंबर लेके उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर जोन में, एरिया में जो भी मास्टर प्लान है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, उसमें रेरा के तहत, रेरा की गाइडलाइन के तहत जो प्रॉपर्टी बनती हैं, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट हियर दी प्राइमरी मार्केट प्रॉपर्टी। जी हाँ, तो वो प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो अभी जस्ट स्टार्ट होनी है, जिनका कहीं ना कहीं एक्सकेवेशन होना है, उससे पहले उसकी फेंसिंग होनी है, उसमें दुनिया भर की लेविश चमचमाती हुई मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा अट्रैक्ट किया जाता है। जगह जगह, अगर मैं चौराहे की बात करूं, ब्रिज की बात करूं, फ्लाईओवर्स की बात करूं, एक्सप्रेसवे की बात करूं, हाईवे की बात करूं, तो वहाँ पे बड़े बड़े पोल्स पे, होर्डिंग्स पे आपको चमचमाते हुए बोर्ड डिस्प्ले नज़र आते हैं पर्टिकुलर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के। तो मैं मुद्दे पे आता हूँ और करता हूँ काम की बात। तो हमें नई प्रॉपर्टी में अपने खून पसीने की कमाई को लगाने के क्या फ़ायदे हैं। तो देखो, हम सब भारतीय हैं, तो भारतीय होने के नाते प्रॉपर्टी बनाना
जैसा कि आप सभी को पता है, एक समाज में रुतबे का काम होता है, कहीं न कहीं प्राइड एंड प्रेस्टीज की ये बात होती है और सोसाइटी में कहीं न कहीं एक जो गर्व वाली बात होती है जिसमें आदमी का सीना चौड़ा हो जाता है, कंधे ऊपर हो जाते हैं और नाक हमेशा ऊपर रहती है। खाली लेने वाले की नहीं, उसकी फैमिली में जितने भी सदस्य हैं, ख़ासकर जो उनकी जीवन संगिनी है और उनके बच्चे हैं और उनके बूढ़े माता-पिता, तो सबके लिए ये गर्व की बात हो जाती है। मैं पड़ोसियों की बात नहीं करूँगा, उसमें तो 2-4 हो सकता है जल भुन जाते हों और रिश्तेदार तो कतई खुश नहीं होंगे अगर आपने कोई नई प्रॉपर्टी बनाई है या बना ली है। तो ये मेरा पहला पॉइंट है कि पहली प्रॉपर्टी बनाने का जो मज़ा है वो प्राइड प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ है, एक सोशल नेम फेम से जुड़ा हुआ है और कहीं न कहीं एक लाइफ़ टाइम मेमोरी बन जाती है, एक लाइफ़ टाइम का एक मेमोरेबल इवेंट बन जाता है जिसको एक यादगार के ठप्पे के रूप में आप ताउम्र नहीं भूलते, जैसे कि किसी का पहला प्यार। जी हाँ, तो मेरी बात को आप प्रोफ़ेशनली लें, तो कहने का मेरा कंसर्न है, जो पहली प्रॉपर्टी होती है, वो पहले प्यार की तरह होती है। माफ़ करना अगर आप शादीशुदा हैं, तो फिर वो आपके दूसरे प्यार की तरह होगी क्योंकि पहला प्यार तो आपकी जीवन संगिनी होगी। तो ख़ैर मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी इस वीडियो को प्रोफ़ेशनली लें और हँसी-मज़ाक थोड़ा-सा रहना चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं, हम चाहे कितने भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ करें, प्रयोग करें, वो उसका एक अलग एडवांटेजेस है, अलग उसके एक महत्व है, बट हम हैं तो इंसान ही। तो ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा जो मेरा इसमें बिंदु आता है, वो आता है कि जी हाँ, फर्स्ट ओनर जब आप बनेंगे, न्यू प्रॉपर्टी के बनाने के वो एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट ओनर, जी हाँ, जब फर्स्ट ओनर हम बनते हैं, नई कार लेके आए हैं, दुल्हन नई लेके आए हैं, वैसे दुल्हन नई होती है ज़्यादातर और होनी भी चाहिए। तो ऐसा ही हम नया घर बनाते हैं, पहली नई दुकान बनाते हैं, तो वो जो पहला होता है ना, उसका एहसास ही अलग होता है, जैसा पहला प्यार, पहला बच्चा, ठीक है? तो इसका जो एहसास है, वो बहुत ही अलग होता है और उस पहले बच्चे पे आपको पता है हम कितना अपना प्यार लुटा देते हैं, बिखेर देते हैं। अगर मैं दादा-दादी की बात करूँ, मैं नाना-नानी की बात करूँ, वो भी बहुत पूरे दिल से पैसा खर्च करते हैं उसके, चाहे पहले बर्थडे के बाद जैसे अमूमन हमारे भारतीय सोसाइटीज़ में जो पियर वाले कुछ सामान लाते हैं, कहीं उसको छोचक बोलते हैं, कहीं उसको जामना बोलते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत कहीं न कहीं उस फैमिली के अंदर एक खुशियों का माहौल हो जाता है, उस फैमिली के अंदर एक खुशियों की चहल-पहल हो जाती है। हर किसी को लड्डू खाने और खिलाने का जो लुत्फ़ होता है, जो उसका एक अलग मज़ा होता है, वो मैं बता नहीं सकता, वो उसी को एहसास होगा जिसने पहली प्रॉपर्टी बनाई होगी या जो बनाते हैं। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट रहा है जिसकी वैल्यू, प्रेस्टीज, सोसाइटी इसके अंदर जो गर्व और उसकी एक बात होती है। तो होप सो मैं समझता हूँ कि आपको आपको ये मेरे दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब मैं आता हूँ तीसरे पॉइंट पे। जी हाँ, वो आता है कि हम मात्र 20% देके ये पहली प्रॉपर्टी बना लेते हैं। 80% का हम इसमें लोन फाइनेंस करा लेते हैं। जी हाँ, तो वो तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर भी हो सकता है कि 80% आप सेल्फ फंडिंग दें और 80% का आप लोन ले लें। नहीं, थोड़ा-सा यहाँ डिफरेंट है। वो डिफरेंस ये है कि अगर हम बात करें पहली प्रॉपर्टी में 80% लोन के लेने की, तो वो सैंक्शन 80% होता है बट डिसबर्स 80% नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है कि 10% का डिसबर्समेंट होता है। मान के चलो वो प्रॉपर्टी हमें 2 साल बाद मिलेगी, 3 साल बाद मिलेगी, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद बैंक बिल्डर को हमारे बिहाफ़ पे 10% अमाउंट का डिसबर्समेंट करता है, जिसमें हमारी जो ईएमआई होती है, जिसको हम प्री ईएमआई बोलते हैं, उसका एक बेनिफिट ये रहता है कि एक्चुअल 80% का हमारे ऊपर बर्डन नहीं आता। तो 10% की जो ईएमआई जाती है, वो कहीं न कहीं एक आदमी की कैपेसिटी के अंदर आती है, उसको वो अफ़ोर्डेबल
एक अमाउंट के रूप में लेता है और ऐसे ही प्रॉपर्टी बनती है। आपने देखा होगा दुनिया जहान में, चाहे गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, बेंगलोर की बात करें, पुणे की बात करें, इधर हम नोएडा की बात करें, गाज़ियाबाद की बात करें, तो ये जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है वो पनपी, बनी और सक्सेसफुल हुई है, वो इसी 2080 के रेशो के तहत ही हुई है, जिसमें सीएलपी प्लान के तहत, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के तहत बैंक 80% सैंक्शन करता है और एज पर टाइम लिंक प्लान 10% के हिसाब से आफ्टर एवरी 4 मंथ्स 5 मंथ्स उसके हिसाब से वो डिसबर्समेंट होता है। तो उसकी वजह से ईएमआई का बर्डन एक फैमिली के ऊपर नहीं आता है। तो ये एक इसका एडवांटेज है। जी हाँ, वाई टू इन्वेस्ट। अब इसमें मेरा अगला पॉइंट आता है, वो आता है ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर डील। जी हाँ, जब भी हम नई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयर डील के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली डेवलपर से खरीद रहे हैं। जी हाँ, सेकेंडरी मार्केट की तरह नहीं है कि वहाँ पे 5 प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनकी चेन है, क्लाइंट किसी का, प्रॉपर्टी किसी की, और उसमें 4-5 प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी एजेंट हैं। वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं 40 लाख रुपए ऊपर ले गए हैं, और वो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो प्राइमरी प्रॉपर्टी की जो मार्केट होती है, उस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली डेवलपर से ले रहे हैं, बिल्डर से ले रहे हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, फेयर डील के होने के चांसेस 100% होते हैं। जी हाँ, एक तो वो रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, दूसरी बात है कि उसके जितने भी पेपर्स हैं, जितनी भी लीगलिटीज़, जितनी भी टेक्निकलिटीज़, जितने भी इफ़ एंड बट हैं, वो आप रेरा की साइट पे जाके उस डेवलपर के रेरा के नंबर के हिसाब से, जो भी उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं घर बैठे। एक बात। दूसरी बात होती है कि एक डेवलपर जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का रिस्क लेता है, तो वो उस टाइम लेता है जब उसकी एक भी प्रॉपर्टी नहीं बिकी है। तो आप ये समझिए, जब तक उसके सारे पेपर्स, सारे ड्यूज़, सारी चीज़ों की क्लियरिटी नहीं होगी, वो उस विंडो में जाएगा ही नहीं। और अगर मैं रेरा के ग्राउंड पे आने की बात करूं, तो ये जितनी भी ट्रांसपेरेंसी है और फेयर डील की कहानी है, ये मजबूती के साथ ग्राउंड पे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं आप डेवलपर की जो सेल्स की प्रोफेशनल टीम है, आप उससे बात कर रहे हैं, या हम जैसे जो रेरा सर्टिफाइड कंसल्टेंट हैं, रेरा सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी एक, मतलब आप मान के चलिए सर्विस चार्जेस हैं, वो हम लोग डेवलपर से लेते हैं, जो कि एक नॉमिनल, एक जस्टिफाई या जस्टिफिकेशन करने वाला एक जिसको हम कह सकते हैं हमारा सर्विस चार्ज होता है, या पे आउट होता है, या उसको मैं कमीशन भी बोलूँगा। तो वो हमें डेवलपर की साइड से मिलता है, ना कि हमें क्लाइंट या जो इन्वेस्टर है उनकी साइड से हम मांगने की कोई कोशिश भी नहीं करता है। तो यही सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वहाँ पे जो पे आउट है, कमीशन है, वो बायर से लिया जाता है, तो वहाँ पे सेलर से भी ले लिया जाता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा भी गिमिक, एक ऐसा भी ग्राउंड बना दिया जाता है कि जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी ले रहा है उसको ही नहीं पता है कि ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में 1 करोड़ की थी, और मैं इसको 1 करोड़ 40 लाख या 1 करोड़ 50 लाख में खरीद रहा हूँ। खैर, तो मैं आता हूँ मुद्दे की बात पे। तो यहाँ पे आपको जो भी डील मिल रही है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ एंड क्लियरिटी के साथ एंड फेयर डील आपको मिलती है। मुझे उम्मीद है ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ। जी हाँ, मैक्सिमम डिस्काउंट। दो
मैक्सिमम डिस्काउंट की जो कहानी है वो ये है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर आप जो भी डेवलपर की साइड से प्रोफेशनल टीम बैठी हुई है, उस प्रोजेक्ट की साइट पे जाके आप मिलते हैं उन प्रोफेशनल से, तो आप कहीं न कहीं एक मैक्सिमम डिस्काउंट की विंडो खोल सकते हैं। आपको वो डेवलपर जाने नहीं देगा, क्योंकि वो एज़ ए उस प्रॉपर्टी को अगले 3 से 4 साल में बना के आपको देगा, तो उसे उस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए पैसा आज ही चाहिए। तो आप ये समझिए, कोई भी ऐसा व्यापारी अपने घर से तो पैसा लगाएगा नहीं, बट आप ये मान के चलिए कहीं न कहीं नेक टू नेक डील होने का भी चांसेस रहते हैं, कि जिसमें हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। कभी-कभी डेवलपर इनिशियली पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे भी डील ले लेता है कि भई चलो मेरे पास इतना फंड तो आएगा, ये भी एक कैलकुलेशन रहती है। या बहुत ही ना के बराबर एक जो मार्जिन है मान के चलो, वहाँ पे अगर उस डेवलपर ने हम जैसे रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स को 2% 3% भी पे आउट दिया, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता नहीं है। 1 करोड़ का 3% भी 3 लाख रुपए होता है, जिसके लिए हम जैसे प्रोफेशनल आपको जब तक सर्विसेज देते हैं, जब तक आपके हाथ में वो चाबी नहीं आ जाती, या उस प्रॉपर्टी को हम रीसेल या उस डील को रीसेल करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ जी, वो है न्यूली कंस्ट्रक्शन एंड मैक्सिमम लाइफ ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब भी आप कोई नई प्रॉपर्टी लेते हैं, तो एक तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी होती है वो बिल्कुल न्यू होती है, और कहीं न कहीं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं बात करूँ अर्लियर टेक्नोलॉजी की, या जो अर्लियर ट्रेडिशनल वे में जो प्रॉपर्टीज़ बनती थी वो रेड ब्रिक्स पे बनती थी या ऐश ब्रिक्स पे बनती थी। अब जो एक नई टेक्नोलॉजी और आ गई है, जी हाँ, माय वन टेक्नोलॉजी, जो कि साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी मानी जाती है, और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन का टाइम बचता है। जी हाँ, जिस प्रॉपर्टी को बनाने में 2 साल लगते हैं, कम से कम आधा, जी हाँ, आधा समय वही प्रॉपर्टी 1 से सवा साल के अंदर बन के तैयार हो जाएगी। पहला एडवांटेजेस। दूसरा एडवांटेज ये है कि वही प्रॉपर्टी उस मतलब जिसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं या बिल्डअप एरिया बोलते हैं, वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि 4 इंच की रेड ब्रिक्स होगी फिर 1 सवा इंच का प्लास्टर होगा, ऐसा नहीं है। जिस स्टील के फ्रेम पे बनती है वो आप मान के चलना प्योरली स्टील एंड कंक्रीट पे बनती है, तो वो 3 इंच की एक लेयर होती है। 3 इंच का उसका जो ब्रॉडनेस होता है वो इतना शानदार होता है, उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत शानदार होती है। कहीं न कहीं कोई भी बिल्डिंग जो टिकती है वो पिलर्स पे टिकती है, पिलर्स ही उसकी जान होते हैं और वही उसकी नींव होती है। जो साइड बाय साइड की दीवारें हैं वो 4 इंच की ना हो के, 1 इंच का उस पे प्लास्टर ना हो के अब वो 3 इंच की बन रही है और बहुत सॉलिड बन रही है, क्योंकि वो पूरी की पूरी स्टील और कंक्रीट पे बन रही है, जिसकी वजह से उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, कहीं न कहीं ये जो न्यूली कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो आपका एक फ़ील आएगा, कहीं न कहीं आपको जो एक एक गर्व होगा, एक सोसाइटी की जो मैं बात कर रहा था, नेम फेम की, वो आपको मिलती है। न्यूली कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का ये एडवांटेजेस, एक तो आपको गुड एंड फील हो रहा है, दूसरा आपको उसमें डबल या 3 टाइम्स की ड्यूरेबिलिटी मिल रही है। अब आता हूँ जी मैं अगले पॉइंट पे, वो है जी हाँ, नो मेंटेनेंस कॉस्ट, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल। जी हाँ, आप ये सोचिए कि अगर आप कोई आज ही सेकेंडरी मार्केट की प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आज ही आपके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, मेंटेनेंस चार्जेस के बिल आ जाएंगे। जबकि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो 3 से 4 सालों बाद आपको मिलेगी, तो उसके अंदर इतने टाइम पीरियड तक आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वो आपको नहीं देने। तो ये भी आपकी कहीं ना कहीं एक सेविंग है। इसके बाद मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ, वो आता है नो इमीडिएट रजिस्ट्री बर्डन। जी हाँ, अगर आप कोई भी सेकेंडरी मार्केट की प्रॉपर्टी लेते हैं, तो आज ही लेते
उस आपके ऊपर एक रजिस्ट्री का बर्डन आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको 4 साल 5 साल एज़ पर रेरा जो मैक्सिमम, इसके लिए आपको 4 साल 5 साल का जो मैक्सिमम रेरा का टेन्योर है उतना टाइम तो मिलता ही है। और सबसे बड़ी बात, इसी बीच में आप उस प्रॉपर्टी को 3 साल बाद 4 साल बाद रीसेल भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर रजिस्ट्री का इमीडिएट कोई बर्डन नहीं आएगा। तो इस वीडियो का जो मेरा लास्ट वाला पॉइंट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जी हाँ, वो है, अगर आप नई प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं या नई प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भूलिए मत, आपको मिलता है मिड टर्म लॉन्ग टर्म में मैसिव कैपिटल एप्रिसिएशन। जी हाँ, मैसिव इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रोथ। तो ये जो एक सेटिस्फैक्ट्री का जो एक लेवल है वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, क्योंकि जिसने प्रॉपर्टी बनाई है सिर्फ वही इन्वेस्टर, प्रॉपर्टी बायर, इन सब पॉइंट्स के बेनिफिट ले पाएगा और ले सकेगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो को, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिले। तो रखिए अपना ख्याल। अगली वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में किसी एक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए जिए। नमस्कार, जय हिंद।